59 साल के बुजुर्ग घर के बाहर सो रहे थे। वो हमेशा ही घर के बाहरी हिस्से में चारपाई पर सोया करते थे। फिर एक दिन रात के वक्त दबे पांव मौत की शक्ल में कोई इंसान आता है और उस बुजुर्ग की जान ले लेता है। कातिल ने लोहे की रॉड से उस शख्स को इतना पीटा था कि लाश ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस लाश को कूच दिया है। रिहायशी इलाके में कत्ल हुआ था, लिहाजा कुछ देर में पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच जाती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज देती है, साथ में तफ्तीश में जुट जाती है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस कातिल को गिरफ्तार करना तो दूर, उसका सुराग तक नहीं लगा पाती। फिर अचानक यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड होता है। वीडियो अपलोड करने वाला शख्स कहता है कि उस बुजुर्ग का कत्ल मैंने ही किया है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद वो धीरे धीरे वायरल होने लगता है और हर तरफ हाहाकार मच जाता है। शायद ही देश की कोई ऐसी वेबसाइट या ऐसा अखबार रहा होगा जिसमें इस खबर को प्रकाशित ना किया गया हो, जिसके बाद पुलिस की तफ्तीश का रुख ही बदल जाता है। पुलिस कातिल की पहचान कर चुकी थी, लेकिन पुलिस चाह कर भी अब तक उस कातिल को गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्योंकि वो कातिल इंडिया में है ही नहीं। दरअसल वो कातिल इस वक्त इंडिया से हज़ारों किलोमीटर दूर कुवैत में बैठा हुआ है और वहीं से उसने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हुए उस कत्ल की जिम्मेदारी ली है और अपने जुर्म का इकबाल किया है। लेकिन जब उस शख्स ने अपनी वीडियो में कत्ल की वजह बताई तो यकीन जानिए, कत्ल की वजह सुनकर सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसी वजह में छुपा था सारा काला चिट्ठा, हैवानियत की दास्तान जो उसकी बेटी के साथ अंजाम दी गई। और उस मामले पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद नाराज़ होकर, जिसके बाद आवेश में आकर, जिसके बाद एक हताशा के साथ उस शख्स ने उस हत्याकांड को अंजाम दे डाला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी ख़ास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुँचें और आप भी अलर्ट रह सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हर कदम पर एक मोड़ है, हर कदम पर एक पेंच है, क्योंकि इसे देखने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वारदात किसी के साथ भी हो सकती है। इस वारदात को इतने शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया जिसके बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता, और कातिल हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, जिसे पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। यह अजीबोगरीब मामला आंध्र प्रदेश के अन्नमय्या ज़िले के ओबुलावारीपल्ली का है, जहां इसी साल 6 दिसंबर साल 2024 की आधी रात को 59 साल के पी अंजनेयलू की बहुत ही बेरहमी से लोहे की रॉड से कूच कर हत्या कर दी जाती है। उनकी लाश को उनके घर के ही बाहरी हिस्से से बरामद किया जाता है, जहां पर वो हमेशा रात के वक्त सोया करते थे। इधर पुलिस कातिल की तलाश में जुटी थी, लेकिन कोई नतीजा हासिल नहीं हो पाया। तो वहीं दूसरी तरफ कुवैत के एक यूट्यूबर अंजनेय प्रसाद ने अपने ही चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हुए कत्ल की जिम्मेदारी ली, अपने जुर्म का इकबाल किया और उसने बताया कि उसी ने अंजनेयलू का कत्ल किया है और उसी ने लोहे की रॉड से पीट कर मौत के घाट उतारा है। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि यूट्यूबर अंजनेय प्रसाद पिछले करीब 15 सालों से कुवैत में रहते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी चंद्रकला और एक बेटी है 12 साल की, वो उनके साथ ही रहती थी। अंजनेय और उनकी पत्नी चाहते थे कि उनकी बेटी की जो परवरिश है वो भारतीय तौर तरीक़ों से हो, लिहाजा अंजनेय की पत्नी जो चंद्रकला है, उसकी जो फैमिली, चंद्रकला की फैमिली यहीं रहती है इंडिया में, आंध्र प्रदेश में। तो चंद्रकला अपनी बहन लक्ष्मी से बात करती है कि तुम मेरी बेटी को अपने पास रख लो, उसकी परवरिश यहीं इंडिया में करो और हम उसके खर्च हम उठा लेंगे, हम तुमको पैसा भेजते रहेंगे, तुम उसको पाल लो, यहीं पर उसको यहाँ के तौर तरीके, रीति रिवाज सिखाओ। लक्ष्मी अपनी बहन की बात पर तैयार हो जाती है और चंद्रकला और अंजनेय की बेटी को अपने पास रखकर पालने लगती है। चंद्रकला की बहन लक्ष्मी आंध्र प्रदेश के अन्नमय्या ज़िले के ओबुलावारीपल्ली में रहती थी। यहाँ उसके साथ उसके पति और चाचा ससुर भी रहते थे। चाचा ससुर का ही नाम जो था अंजनेयलू था। अंजनेयलू की उम्र 59 साल थी। वो दिव्यांग थे और ठीक से चल फिर नहीं पाते थे। वो आदमी चल फिर तो नहीं पाता था, लेकिन उसका जहन हद से ज़्यादा गंदा था और उसकी बुरी नज़रें चंद्रकला और अंजनेय की बेटी पर पड़ गईं। अंजनेय की बेटी बुजुर्ग अंजनेयलू को दादा बोलती थी, लेकिन अंजनेयलू के दिमाग में कुछ और ही फितूर चल रहा था। फिर एक दिन अचानक चंद्रकला की बहन जो थी लक्ष्मी,
वो कुवैत में फ़ोन करती है और अंजने प्रसाद से कि तुम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती। अंजने उससे इस बात की जानकारी लेने की कोशिश करता है कि भाई ऐसी कौन सी वजह हो गई, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, उसका खर्च भी हम यहाँ से भेजते हैं, लेकिन तुम उसको यूँ ऐसे अकेले क्यों यहाँ वापस क्यों भेज रही, तुम क्यों ऐसी बात कर रही हो। इसके बाद अंजने अपनी पत्नी को बताता है, चंद्रकला को। चंद्रकला भी अपनी बहन से बात करती हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद लक्ष्मी मानने को तैयार नहीं होती। वो किसी भी हाल में मानने को तैयार ही नहीं हुई कि अब अंजने और चंद्रकला की बेटी उनके साथ रहे। वो किसी भी हाल में उसे वापस भेज देना चाहती थी। उसके बाद जब भाई लक्ष्मी नहीं तैयार होती है तो अंजने प्रसाद और उसकी पत्नी चंद्रकला कुवैत से इंडिया आते हैं, आंध्र प्रदेश आते हैं और लक्ष्मी से मुलाकात करते हैं। वो एक बार फिर लक्ष्मी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्मी मानती नहीं है। फिर वो अपनी बेटी को लेते हैं और उसी गांव से कुछ दूरी पर उनका घर था, वो अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं। 12 साल की बेटी को जब वो लेकर जाते हैं तो वो बहुत खामोश थी। अजीब सा उसके अंदर एक दहशत सी थी, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, चेहरा उतरा हुआ था और बहुत चुप थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। परिवार भी परेशान हो जाता है। अब अंजने जब घर पहुँचते हैं तो अपनी बेटी से पूछते हैं, बेटी कुछ तो बताओ, क्या हुआ क्या है। लेकिन बेटी कुछ बताती नहीं। अब अंजने की परेशानी बढ़ने लगती है। अंजने और चंद्रकला सोचते हैं कि एक तरफ लक्ष्मी भी कुछ नहीं बता रही है, वो कह रही इसे ले जाओ, और ये हमारे साथ हमारी बेटी आ भी गई, अब वो भी नहीं बता रही आखिर बात क्या हुई है। तो अंजने प्रसाद और चंद्रकला दोनों अपनी बेटी को दिलासा देते हैं, थोड़ी हिम्मत बढ़ाते हैं, थोड़ा हौसला देते हैं और उसे समझाते हैं बेटा जो कुछ हुआ कुछ बताओ तो हम लोग पता तो चलेगा आखिर मामला क्या है। उसके बाद वो बच्ची 12 साल की बच्ची रोते रोते अपनी ज़ुबान खोलती है और अपने माता पिता को सब कुछ बताती है। लेकिन जब वो बच्ची अपने माता पिता को जो कुछ बताती है उसे सुनकर माता पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल अंजने प्रसाद ने अपने वीडियो में बताया कि जो लक्ष्मी, जो उसकी बहन, उसकी पत्नी की बहन थी, उसके जो चाचा ससुर थे अंजनेलू, जिसकी उम्र 59 साल थी, वो दिव्यांग था, उसने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। और वो एक बार नहीं, उसने कई बार उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था। बेटी के मुंह से निकली बात सुनकर माता पिता पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। वो रोने बिलखने लगे। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वो इस बलात्कारी को, इस हैवान को सबक सिखा कर रहेंगे। लिहाजा वो नज़दीकी थाने चले जाते हैं। थाने पहुंचने के बाद वो एसएचओ से पूरा मामला बताते हैं। एसएचओ भी मामले पर संजीदगी दिखाते हैं और तुरंत ही आरोपी अंजनेलू को तलब कर लेते हैं। आरोपी अंजनेलू थाने आता है। एसओ जो थानेदार थे वो अंजनेलू को जमकर फटकार लगाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन वो उसे गिरफ्तार नहीं करते। अंजनेलू को वापस उसके घर भेज दिया जाता है। बस यही बात अंजने प्रसाद और उनकी पत्नी चंद्रकला को अखरने लगी। उन्हें लगा कि बताइए, उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया और बलात्कारी को पुलिस बुला के भी लाती है और फिर उसके बाद उसे समझा बुझा के थोड़ा बहुत डांट फटकार कर वापस भेज दिया जाता है। अंजने प्रसाद और उसकी पत्नी पुलिस की इस कार्रवाई से सेटिस्फाइड नहीं थे। लिहाजा अब अंजने ने सोचा, अगर मैं एक बार फिर भी अगर मैं दोबारा चला जाता हूँ पुलिस के पास, तो पिछली बार की तरह इस बार ही पुलिस जो है उनकी सुनवाई नहीं करेगी। लिहाजा अब अंजने प्रसाद ने ठान ली कि अब वो खुद उस बलात्कारी को सबक सिखाएगा। अंजने प्रसाद 6 दिसंबर की रात थी। अंजने प्रसाद दबे पांव लक्ष्मी के घर पहुंचता है। जब लक्ष्मी के घर पहुंचता है तो अंजनेलू बुजुर्ग जो था, जिस पर बलात्कार का आरोप था, वो घर के बाहर ही सो रहा होता है। अंजने अपने साथ एक लोहे की रॉड लेकर गया था। उसी रॉड से वो उस बुजुर्ग को पीटना शुरू कर देता है। पहली रॉड पड़ते ही बुजुर्ग शायद बेहोश ही हो गया, वो चिल्ला ही नहीं पाया और अंजने एक के बाद एक कई वार करता चला गया और उसने पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया। और जब ये इत्मीनान कर लिया कि अंजनेलू की मौत हो गई है तो वो चुपचाप वहाँ से वापस आ गया। वहाँ से वापस आने के बाद वो घर आता है। घर से तुरंत वो अपनी फैमिली को लेता है, तुरंत एयरपोर्ट जाता है और अगली फ़्लाइट पकड़ के वो सीधे कुवैत वापस लौट जाता है। अगली सुबह अंजनेलू की लाश उसके घर के बाहर से बरामद की जाती है। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और कातिल की तलाश में जुट जाती है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस कातिल को पकड़ नहीं पाती, क्योंकि कातिल तो देश से हज़ारों किलोमीटर दूर कुवैत में बैठा था। जाहिर सी बात है अब उसकी
इतनी आसान भी नहीं थी। पुलिस अंजनेय की गिरफ्तारी के लिए तमाम कोशिशें कर रही, उसने कई जगहों पर छापेमारी भी की है, लेकिन अंजनेय प्रसाद अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया, क्योंकि वो तो कुवैत में है। लेकिन पुलिस को शक है कि शायद हो सकता है कि वो इंडिया में कहीं छुपा हो और वो अपनी पहचान और अपनी लोकेशन छुपा रहा हो। लेकिन अगर वो वाकई कुवैत में है तो अब इतना आसान नहीं है उसे गिरफ्तार कर पाना, क्योंकि अब इस मामले में केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय का इंटरफेरेंस ज़रूरी है और उन्हीं की परमिशन के बाद इसको कुवैत से लाया जा सकेगा। इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम समाज में डराएं किसी को या किसी की भावना को ठेस पहुंचाएं या किसी को अपमानित करें। हम इस खबर के ज़रिए आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि अगर सही वक्त पर पुलिस ने सही कार्रवाई की होती तो यकीनन ये हत्याकांड ना होता। हमारे आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को आप अगर रहने के लिए कहीं भेज रहे हैं तो उस परिवार की जो एक मानसिकता है और उस घर के माहौल के बारे में बहुत अच्छी तरह जांच कर लें, तभी अपने बच्चों को वहाँ भेजें। ख़ासकर बेटियों के मामले में इसका ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आपका बच्चा अचानक ही डरा हुआ महसूस कर रहा है या वो कुछ एबनॉर्मल सी हरकतें कर रहा है या कुछ डरा सहमा सा है या वो नॉर्मल नहीं है, तो तुरंत उस बच्चे का हौसला बढ़ाएं और उससे जानने की कोशिश करें कि अचानक उसका बिहेवियर इस तरह चेंज क्यों हो गया। किसी भी व्यक्ति और उसकी मानसिकता को हल्के में ना लें। इंसान भले दिव्यांग ही क्यों ना हो, लेकिन उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में अपराध कभी भी पनप सकता है और इस मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लिहाजा हम सबको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।